बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज कर चुके होंगे। और जनाब क्या खूबसूरत दिन था आज, जहां सर्दी एक जानिब थी, दूसरी जानिब चमकदार धूप थी। इस वक्त जब मैं आ रहा था, इस वक्त ना इतनी चमकदार धूप थी, ऐसे साफ था मतला, और आप आसमान दूर तक देख सकते थे। आपको पता है बारिश के बाद वैसे भी सारी धुंध जो होती है वो छट जाती है और आपको आसमान दिखाई देने लगता है, रात को तारे दिखाई देने लगते हैं, जो अमूमन यहाँ रहते हुए, खास तौर पर लाहौर जैसे शहरों में रहते हुए आपको आसमान दिखाई नहीं देता, आलूदगी से भरा होता है। लेकिन अली विंटर्स में तो वैसे ऐसे होता है कि जब बारिश के बाद धूप निकलती है तो फिर धुंध होती है, लेकिन आज लाहौर में तो इस तरह का मौसम था कि अच्छा प्लेजेंट वेदर जिसे आप कह सकते हैं कि वो है, और धूप है और ठंड भी है। उसके साथ दोनों चीज़ों को आपने इंजॉय करना है, अपना ख्याल जरूर रखना है, जो हम आपको डेली बताते हैं कि जनाब आपने बचना है इस ठंड से। मौसम का हाल इसलिए बताते हैं कि शदीद मौसम है, इसमें हर रोज एहतियात करनी पड़ती है, हर रोज मौसम देखकर अपना जो है पूरा दिन तरतीब देना पड़ता है। और मौसम की तो बात हो गई, इसके साथ साथ आपको वजीर आजम की एक्टिविटीज के हवाले से भी बताएं। शहबाज शरीफ आज एक रोजा दौरा कराची करेंगे और वजीर आजम शहबाज शरीफ आज गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम स्टॉक एक्सचेंज भी जाएंगे और रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज भी करेंगे। जी हाँ, वजीर आजम इस दौरे में कराची की बिजनेस कम्युनिटी की जो अहम शख्सियात हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून सिंध की आला क़यादत से भी मुलाकात एक्सपेक्टेड है। तो वज़ीर आज़म साहब कराची में मौजूद हैं, वज़ीर आज़म साहब गुफ्तगू भी करेंगे और जो उनकी अहम शेड्यूल्ड मीटिंग्स हैं वो भी होंगी। और इसके साथ साथ ये जो मुलाकातें हैं ये इंदिया देते हैं कि इसमें गिले शिकवे भी दूर हो सकते हैं, जो कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की दोनों की जानिब से किए जा रहे हैं, कम करने के लिए भी। और कारोबार का आगाज भी होगा। बिजनेस कम्युनिटी की कुछ जो अहम शख्सियात हैं उनसे भी वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात करनी है, और जिस तरह से अभी आपको बताया कि रिवायती घंटा बजाकर उन्होंने कारोबार का जो है वो आगाज करना है। एक रोजा दौरा है कराची है, आज वज़ीर आज़म जाएंगे और आज उनकी वापसी भी होगी। तो जनाब ये वज़ीर आज़म साहब की एक्टिविटीज के आपको बताया, जैसे जैसे अपडेट्स होंगी आपको अपडेट हम रखेंगे। फिलहाल जरा मजीद सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हैं बड़ी खबर में। चलिए जनाब सियासत पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर तातुल का शिकार नजर आया है और तहरीक इंसाफ बानी से मुलाकात ना करवाने पर खासी बरहम नजर आती है। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया और हुकूमती रवैये पर कई सवालात उठाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ये कहना है कि चाहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। कहा कि PTI रहनुमाओं ने उन्होंने क्या कहा आपको पहले सुनवाते हैं। वाज़े तौर पे मैंने कहा हुआ है कि हुकूमत का सीरियसनेस, उनकी संजीदगी इसी बात से पता लगेगी कि हमें वो अनफेटर्ड माहौल में बंदिश के बगैर हमारी वो मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कराएं, क्योंकि हम हदायत वही से लेंगे और आगे मसले को चलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी से कोई वो नहीं मांग रही है कि जी आप हमें रियायत दें या आप हमें बगैर किसी चीज़ के आप हमें कोई भीख मांग रहे हैं कि हमें आप रिहा कर दें। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको आपने दीवार से लगाया हुआ है। देखिए खान साहब बिल्कुल वाजे हैं कि वो आखिरी आदमी होंगे जो जेल से बाहर आएगा, वो बिल्कुल वाजे हैं। वो अपने असीरान के लिए हर लम्हा लड़ने के लिए तैयार हैं, उनके साथ खड़े हैं। मुलाकात होगी तो ही अगली बात होगी जनाब। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने यह दावा किया है कि मुज़ाकरात दुरुस्त समत में चल रहे हैं, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा और सियासत में बातचीत लाजमी है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। सरदार आपस में बातचीत करते रहे हैं, करते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैं समझता हूँ कि 2025 जो है वो इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी साल होगा। बातचीत से कई रास्ते खुलते हैं, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। देखिए मैं समझता हूँ कि वो मुज़ाकराती कमेटीज आपस में बातचीत कर रही हैं, बेहतर है कि उसी मैंडेट के तहत जो मुज़ाकरात करें वो इस पर कमेंट करें, मगर अभी तक जो चल रहे हैं वो मुस्बत चल रहे हैं। उधर बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI की बनीगाला हाउस अरेस्ट की तजवीज़ अली अमीन गंडापुर लाए थे। बानी PTI को यह भी कहा गया कि चुप रहो, मुंह ना खोलो। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं हैं। बनीगाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली अमीन गंडापुर शायद लेकर आए थे और उन्होंने कहा अली
भाई किस चीज़ के लिए जाना है बनी गाला हाउस अरेस्ट में, किस चीज़ के लिए? असल मकसद उनका ये है इमरान खान को जो असली बात उन्होंने की, मुंह ना खोलो और अपनी शक्ल ना किसी को दिखाओ, चलाएं फिर मुज़ाकरात। उनको रोका किसने? जब अगर वो इस जेल के अंदर आप जिसका दिल करे जिस वक्त चाहे सुबह 7 बजे भी मिला देते हैं, तो मुज़ाकराती कमेटी को क्यों नहीं इमरान खान से मिलने दे रहे? फैसला तो इमरान खान ने करना है ना। तो 2 उन्होंने मुतालबात दे दिए। अब कमेटी को देखें जो सरकारी कार्रवाई कर रही है, तो जो 2 मुतालबात रख तो दिए कमेटी ने आगे। और इसकी तरदीद करते दिखाई देते हैं चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान। ये सारा मामला है और मामला असल में है क्या, इस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्जियाकार शौकत पराजा साहब। अस्सलाम वालेकुम शौकत पराजा साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर। एक बार फिर से डील ढील ये बातें सरगर्म है, क्या कहेंगे आप, क्या कमेंट करेंगे? आपके जराए क्या कहते हैं, वाकई डील ऑफर की गई है? कोई बातचीत तो होती रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और फिर मुज़ाकराती कमेटी भी इसी वजह से बनाई गई। जब पहले कहा जाता था कि हम इस हुकूमत से कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम सिर्फ फौज से बातचीत करेंगे, फिर अचानक एक कमेटी 5 रुकनी बना दी गई, वो 7 रुकनी हो गई। तो मुज़ाकरात का तो मकसद ही यही होता है कि आप बातचीत करें और जो टेंस सूरत हाल है उसमें निकलने का कोई दरवाजा ढूंढे। अब आपने शुरू में जो बात की आप दोनों ने कि धुंध छट चुकी है और धूप निकली हुई है, तो ये कौम तो उम्मीदें लगा के बैठी है कि इन मुज़ाकरात से ये जो टेंशन वाली धुंध है ये छट जाए और 25 करोड़ आवाम के लिए कोई रोशनी की किरण सामने आए, और उसका रास्ता वाकई मुज़ाकरात है। लेकिन देखें ना, ये जो डील वाली बातें हैं कि अली अमीन खान ऑफर लेके गए थे और बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि नहीं लेके आए थे, तो पीटीआई पहले खुद तो फैसला करे कि उनका पर्सपेक्टिव है क्या बतौर पार्टी, वो क्या कहना चाह रहे हैं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जी 4 महीने के बाद ये हुकूमत जा रही है और फिर कोई कह रहा है कि रिहाई आखिरी बंदा होगा जो वो बाहर निकलेंगे खान साहब, और बाकी लोग आके कहते हैं कि खान साहब की रिहाई हमारा जो है वो एक मंजिल है, एक हमारा टारगेट है। पहले वो फैसला तो कर लें कि एक पार्टी है वो चाहते क्या है। टॉक्स, यकीनन टॉक्स का जो है वो उन्होंने इनिशिएट लिया खान साहब ने, लेकिन अब 2 जनवरी को जो मुज़ाकरात हुए 2 चीजें थी। उसमें एक था कि जी बानी पीटीआई से इस कमेटी की मुलाकात करवाई जाएगी जो हुकूमत ने करना थी, बट एट द सेम टाइम ये भी उसी जो एलामिया आया 2 जनवरी के टॉक्स का, उसमें था कि तहरीरी तौर पर ये अपनी डिमांड देंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि तहरीरी तौर पर डिमांड देने से क्या फर्क पड़ता है। या तो अंदर बैठ के बहुत सारे मुतालबात करते हैं और बाहर बैठकर सिर्फ 2 मुतालबात की बात कर देते हैं कि जी वो जो लोग पकड़े हुए हैं उनकी रिहाई हो जाए और फिर कमीशन बन दिया जाए। अब कमीशन के हवाले से भी 9 मई तो ऑलरेडी सब जो डेट्स है उस पे तो बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट तक वो केस चल रहा है। कल भी जो वहाँ और आज भी होना है मिलिट्री ट्रायल के हवाले से ही है। 85 लोगों को सजा हुई थी, उनमें से 19 को माफी मिल गई। 48 का जो केस है वो प्रोसेस है माफी का, वो ऑलरेडी केस चल रहा है। अब जहां तक 26 नवंबर वाली बात है, 26 नवंबर का या तो कहें कि हमें अदलिया पे एतमाद नहीं है, अदालतों पे एतमाद नहीं है, कह दें। पहले भी कहते रहे हैं कि ये अदालतें पता नहीं कौन सी अदालतें हैं, लेकिन अब फिर उसी अदालत पे अदम एतमाद करना, उसी अदालत से कहना कि हमारा एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए जो तहकीकात करे। बहरहाल चूंकि मुज़ाकरात हैं, मुज़ाकरात तो होने हैं, इसमें मैं तो नहीं समझता कि यहाँ से मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये है कि जी शौकत साहब, हम 2025 में तो बड़े उम्दा तरीके से दाखिल हुए थे और मुज़ाकरात की बातें चल रही थी, लेकिन ये मुज़ाकरात का डिले होना आपको क्या लगता है किस वजह से है? पीटीआई को अगर तहरीरी तौर पर लिख कर नहीं देना तो ये उज़र जो है वो हुकूमत बना रही है, फिर जब हुकूमत को मुलाकात नहीं करानी तो पीटीआई इसका उज़र बना रही है। आपको लगता है दोनों जानिब से कोई नॉन सीरियस रवैया है मुज़ाकरात को लेकर जिसकी वजह से ये फिर से तूल इख्तियार करते चले जा रहे हैं? देखें, जो दोनों प्री कंडीशन अब मुलाकात के लिए बन गई कि वो मुलाकात करवाएंगे। मुलाकात तो पहले से भी होती रहती है और आई एम श्योर कि मुलाकात होगी। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, खुल के बात कर रहा हूँ कि मुलाकात होगी। दूसरी बात, जो तहरीरी डिमांड्स हैं,
वो कहीं ना कहीं तो पेन डाउन होनी है ना। जैसे 2 जनवरी का मैंने आपको बताया कि एक एलामिया डिक्लेरेशन आ गया था कि ये पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं, तो ये वही डिमांड उसमें जब अगर पीटीआई वैसे लिख के नहीं दे रही तो वो तो लिखे जाएंगे एलामिया में। बात ये है कि ये जो डिले इसको हम कह रहे हैं ना, यानी इतने टकराव के बाद, इतने तनाव के बाद अगर वो सामने बैठे हैं एक दूसरे के, तो ये हिच है कि अच्छा जी हमने ये कह दिया। जैसे आम तौर पर हमारे मुल्क में होता है कि जी हाँ छोटी सी बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूँ, मैं रुक के आऊँ। हाँ। ये मुझे वो एलिमेंट लग रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जब दोनों फ्री कैन राजी हैं इस बात पे, और खुद पीटीआई वाले जो पहली बात थी कि जी उनको हमने बनी गाला में हाउस अरेस्ट रखना है, हुकूमत की तरफ से तो कोई ऐसी बात कभी नहीं है। अब अलीमा खान साहिबा भी कह रही हैं, उसके बाद वो अली अमीन खान गंडापुर ने भी जब यहाँ एपेक्स कमेटी का इजलास था तो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मुज़ाकरात कहीं ना कहीं हो रहे हैं। सारे ये फीलर जो हैं ये पीटीआई छोड़ रही है, हुकूमत की तरफ से कोई है। मैंने तो कम हाँ, शोध में अताउल्ला तारड़ ने भी यही बात की कि मस्बत समत में चल रहे हैं मुज़ाकरात, तो लेकिन हम यही देख रहे हैं जिस तरह से आपने अलीमा खान का जिक्र किया, उमर अयूब भी यही कह रहे हैं कि अगर एक मुलाकात ये नहीं करा सकते तो हुकूमत के इरादों पर सवालिया निशान उठता है। अलीमा खान साहिबा यही कह रही हैं कि हमें अगर किसी भी वक्त मुलाकात की इजाज़त है तो जो मुज़ाकराती कमेटी है उसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। तो ये सारा ब्लेम गवर्नमेंट पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह का कोई नॉन सीरियस या इस तरह का बयान सामने नहीं आया। मैंने पहले भी बात की कि ये टैक्टिकल चीजें हैं कि अच्छा जी हम 2 दिन डिले कर देते हैं, हम 4 दिन डिले कर देते हैं, जिसे आप गेम ऑफ नर्व्स भी कह सकते हैं कि एक दूसरे को बात तो वही है कि नीचा दिखाना है हमने कि हाँ हम जो है हम बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं और वो जो है वो नॉर्मल है। लेकिन जो क्रक्स ऑफ द थिंग्स है कि पूरी कौम उम्मीदें लगा के बैठी है। मैं एक दिन आपके शो में पहले भी बात कर रहा था कि अगर अपोजिशन और हुकूमत का इरादा मुज़ाकरात करने का नहीं है तो फिर भी उनको बातचीत करना चाहिए। जब ये दावा किया जाता है कि हम सियासी लोग हैं, जब दावा किया जाता है हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जब दावा किया जाता है हम पार्लियामान में मौजूद हैं, और यकीनन डिस्पाइट ऑल द ऑड्स पीटीआई भी भारी तादाद में पार्लियामान में मौजूद है, तो भाई पार्लियामान में मौजूद होना, जमहूरियत पर यकीन रखना, सियासत में मौजूद रहना, ये सारे जो प्री रेक्विजिट्स हैं उनके लिए तो मुज़ाकरात हुआ करते हैं कि जितना मर्जी आपका इख्तलाफ हो लेकिन यू हैव टू सिट टुगेदर। और ये जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं वहाँ तो डेली बेस्ड ये बैठे होते हैं, डेली बेस्ड डायलॉग भी हो रहा है, डेली बेस्ड वो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहा होता है। डायलॉग ना कहें, आर्ग्यूमेंट कहने, लेकिन जब एक ब्रॉडर पिक्चर के लिए, ब्रॉडर उस कंट्रीज पर्सपेक्टिव के लिए बात हो तो फिर कह देना कि नहीं जी हम सिर्फ इसलिए मुज़ाकरात नहीं करेंगे कि जी हमारी वो जो है वो कमेटी को नहीं मिलने दिया जा रहा, और दूसरी साइड ये कहे कि सिर्फ इसलिए मुज़ाकरात नहीं करेंगे जी तहरीरी डिमांड्स नहीं ला रहे। ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, नथिंग एल्स। बिल्कुल। और लेकिन अगर देखें शौकत साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पीटीआई के मुतालबात क्या है। असीरों की रिहाई, जुडिशल कमीशन का क़याम, 2 ही मुतालबात हैं उनके। तो जहां हुकूमत कहती है तहरीरी तौर पर लिख कर दें, वहां पीटीआई लिख कर क्यों नहीं दे देती? ये तो हम ये सभी जानते हैं कि वो क्या मुतालबा कर रहे हैं। वो जो कहते हैं ना याद माजी अदाब है यार। एक बात नून लीग ने भी लिख के दिए थे या अपोजिशन ने लिख के दिए थे जब वो नैब अमेंडमेंट्स आ रही थी कोई 30+ पॉइंट से, और इसी तरह से वो भी टॉक्स हो रही थी। इसी तरह से पीटीआई ने कहा था कि अपनी रिजर्वेशन लेके आए। उस वक्त पीटीआई हुकूमत में थी। जब अपोजिशन ने उनको अपनी रिकमेंडेशन दे दी तो फिर खान साहब ने और पूरी इसी तरह से जितने इनके हैं सब खड़े हो गए कि देखें जी ये तो एनआरओ मांग रहे हैं। अब वो एनआरओ का याद इतना उनके अपने ज़हन में भी है कि कल हम लिख के दे देंगे तो ये भी शो करेंगे कि देखें जी हमसे एनओ मार। मुझे और कोई ऐसी वजह नजर नहीं आती। जब अपने मुंह से आप बोल रहे हैं तो फिर आप लिख कर सामने रखने में क्या फर्क है और क्या हर्ज है। लेकिन वही है ना कि कल
वो लाइन के इस पार थे, आज लाइन के दूसरे इस पार हैं। तो उन्हें डर है कि ये हमारे साथ भी वही ना हो जो वो खुद से कर चुके हैं। तो प्राची साहब, वैसे दीगर सियासी जमातें किधर हैं? मतलब इन मुज़ाकरात में अगर हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, बेसिकली तो कोई गारंटर भी दिखाई नहीं दे रहा इन मुज़ाकरात का, ना जमात इस्लामी है और ना ही पीपल्स पार्टी से हमें कोई दिखाई दे रहा है। तो दीगर सियासी जमातें भी तो शिरकत करती हैं इस तरह के मुज़ाकरात में? नहीं, देखिए ना, जो नून लीग के इत्तेहादी हैं, मसलन पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ साहब और नवीद कमर साहब इस कमेटी का हिस्सा हैं। इसी तरह एमकेएम इत्तेहादी है, तो एमकेएम पहले डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम था, फिर उन्होंने खुद ही नाम डॉक्टर फारूक सत्तार का डाल दिया। फिर आपको अभी पिछले सेशन से पहले खालिद मकसी साहब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह हैं वो आ गए। हुकूमत के इत्तेहादी तो मौजूद हैं, मोर और लेस। अलीम खान जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मिनिस्टर भी हैं, वो फेडरल कैबिनेट में, वो भी इस कमेटी में हिस्सा हैं। उधर से भी आप देखेंगे, नहीं, हुकूमत से अलीम खान बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि आपने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी तो हैं, लेकिन उधर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तन्हा दिखाई देती है ना? अच्छा, नहीं, उसमें भी राजा नासिर अब्बास साहब वहां पर मौजूद हैं। फिर सुन्नी ताज काउंसिल के सरबराह हम साहिबजादा हामिद रजा साहब मौजूद हैं। लेकिन जमात इस्लामी है, उससे बढ़कर जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर 26वीं आईनी तरमीम में दोनों साइड्स उनके दर पर हाजिरी देती रही हैं, तो वहां पर जाएं। खुद महमूद खान अचकजई साहब जो तहरीक आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, तो वो हैं। बलूचिस्तान की और जमातें भी हैं, एएनपी वो के पार्लियामान से अभी बाहर है, लेकिन एएनपी पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है। इसलिए ये नुक्ता आपका दुरुस्त है कि एक ओवरऑल जैसे 18वीं तरमीम पास हुई थी, 9 महीने लगे थे और मोर और लेस तमाम सियासी जमातों का इनपुट लिया गया था। ये मामला मैं तो पहले से कह रहा था कि ये मामला ऐसा है कि जो खसूसी कमेटी पार्लियामान की बनी थी सैयद खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में, उसके सुपुर्द कर दिया जाता। वो भी 26वीं तरमीम तो करवाई उन्होंने ना, और उससे बढ़कर और भी मसले जो मुल्क के हैं आप इसमें शामिल करें। एक आपके पास पार्लियामान का बड़ा फोरम बन गया। 26वीं तरमीम की भी आपने बात की, तो अभी आपको क्या लगता है मौलाना ने चुप क्यों साध ली है? अमूमन जब भी जमहूरियत की बात आती है, मुज़ाकरात की बात आती है, तो बड़े पेश दिखाई देते हैं और जीरक सियासतदान हैं, उनकी शमूलियत की वजह से मामला हल भी हो जाते हैं। तो ऐसे मामले में वो शामिल क्यों नहीं नजर आ रहे? अभी तो उन्होंने अपना दूसरा काम भी करवाया है ना, मदरसा रजिस्ट्रेशन वाला, जो वो चाहते थे उन्होंने वो अचीव कर लिया। मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा मामला और आगे बढ़ेगा हुकूमत और पीटीआई का, तो ये डायलॉग भी ब्रॉडर होगा और इसमें और भी जो पार्टीज हैं या जो और भी लोग हैं वो आएंगे। मसलन अभी 26वीं तरमीम पे बात हो या कोई और हो, बार काउंसिल भी सामने आ जाती है। और बार काउंसिल ने, आपको याद है, 2-3 बड़े मुल्की इशूज पर सेमिनार भी करवाए हैं। तो बात यह है कि हाउ टू टेक स्टार्ट। जब ये मामला थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो आई एम श्योर कि इस मुल्क की खातिर तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक जरूर माहौल बनेगा। आज वज़ीर आज़म का दौरा आपने कराची का बताया, स्टॉक एक्सचेंज में अच्छा जा रहा है। फिर यूएई ने $2 अरब का रोल ओवर कल वज़ीर आज़म ने काबीना में बताया, सऊदी अरब पहले कर चुका है। इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं 26 तारीख को, आई बिलीव। इसलिए ये मामला अब आगे बढ़ना शुरू हुए, तो सब आगे बढ़े। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शौकत पराची साहब। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पराची के, अगर मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो है उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा और बातचीत से ही तमाम मसाइल का हल होता है। जनाब, अब जनाब एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, वो है कि जी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जो खुसूसी हिदायत है उन पर हमने आपको अपडेट किया था कि क्रिकेटर साइम अयूब को इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला किया गया था। और वो
वो इलाज के लिए अब लंदन पहुंच चुके हैं। कौमी टीम के ओपनर साइम अयूब असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के हमरा 7 जनवरी को केप टाउन से लंदन रवाना हुए थे और लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट सेक्रेटरी फहद सलीम की जानिब से किया गया था। और क्रिकेटर साइम अयूब को टॉप स्पेशलिस्ट से इलाज करवाने के लिए लंदन भिजवाया गया है, जहां पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल क्रिकेटर साइम अयूब के इलाज के इंतजामात की निगरानी करेंगे। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का यह कहना है कि ओपनर साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का असासा है, कीमती असासा हैं। उनके इलाज मुआलजे के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। क्रिकेटर की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो होंगे और हम भी दुआगो हैं कि जल्द से जल्द साइम अयूब अपनी फॉर्म में वापस आएँ, क्रिकेट टीम ज्वाइन करें और जहां पर उनकी कमी महसूस की जा रही है उसको पूरा करें। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। कल आपको एक अच्छी खबर दी थी हमने कि 18 साल बाद ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर ने जीत ली है। तो आज हम अपना वादा पूरा करेंगे जनाब। आपकी आज हम मुलाकात करवाएंगे सुहेल अदनान के साथ। पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने अंडर 13 कैटेगरी के फाइनल में मिस्र के टॉप सीड प्लेयर मोइस तामीर अल मगाजी को पूरे 5 गेम्स के बाद हराया और एक मौके पर सुहेल अदनान 2-1 के खसारे में थे, लेकिन उन्होंने उम्दा किस्म का कमबैक किया और 3-2 से मुकाबला और टाइटल अपने नाम कर लिया। 2007 में नासिर इकबाल ने आखिरी मर्तबा ब्रिटिश जूनियर अंडर 13 का टाइटल जो है वो अपने नाम किया था। सुहेल अदनान कुछ रोज कबल स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। तो जनाब हमने कल कहा था आपकी मुलाकात करवाएंगे, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सुहेल से। सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि ये चैंपियनशिप जीतकर क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फाइनल जीता। ब्रिटिश ओपन जूनियर बहुत बड़ा टाइटल है और ये सारा क्रेडिट मैं अपने पंजाब स्क्वाश को देता हूँ और मेरे फादर एंड मदर को और मेरे कोचेस को। सारा क्रेडिट उनको जाता है। जबरदस्त। आपके साथ साथ हम भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सुहेल। फाइनल में एक वक्त ऐसा था कि लग रहा था शायद कि मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर आपने क्या सोच के कमबैक किया और ये जो चैंपियनशिप है इसकी तैयारी आप कब से कर रहे थे, जरा ये भी हमें बताएं। जी बड़ी फाइट की क्योंकि मैं 2-1 डाउन था और काफ़ी फाइट हो रही थी क्योंकि पाकिस्तान के जीतना था। बीच में मुझे मैच में चोट भी लगी थी, ब्लीडिंग हो रही थी, पर उस वक्त रेस्ट नहीं मिला। रेफरी ने कहा कंटिन्यू रखे मैच, पर मैंने पाकिस्तान का झंडा बुलंद करना था तो मैं फाइट करता रहा आखिरी जब तक मैं जीता नहीं और फिर फाइनल जीत गया। लाख लाख शुक्र है। आपकी एज ही ऐसी है कि आप इंस्टेंटेनियसली जो है रिकवर कर सकते हैं और आपने मैच ही के दौरान जो है वो फिर करके भी दिखाया। ये बताएं आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और स्क्वॉश का शौक कैसे पैदा हुआ, कब से स्क्वॉश खेल रहे हैं? मैं भावलपुर में पढ़ता हूँ टेक्निकल स्कूल में और फैमिली गेम है हमारी। ये फैमिली मेरे पहले बाबा खेलते थे, चाचू दादा अबू, हमारी फैमिली गेम है और अब मैं बचपन से ही खेलता आ रहा था। बाबा जाते थे, चाचू जाते थे, इनके साथ में जाता था, प्रैक्टिस करवाते थे बाबा। बचपन से ही खेलता आ रहा हूँ। जबरदस्त सुहेल, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो एक बहुत बड़ा कारनामा है, ये जो रिकॉर्ड है आपका ये तो बहुत बड़ा कारनामा है। इसके अलावा भी आपकी अचीवमेंट्स हैं स्क्वॉश में, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, जरा वो भी हमसे शेयर करें। अचीवमेंट पहले मैं पंजाब लेवल के मेरे पास बड़े टाइटल हैं, फिर नेशनल के हैं बहुत टाइटल हैं, फिर अभी इसी साल के अंदर पहले मैं एशियन जूनियर जीता, वही बहुत बड़ा टाइटल है, फिर स्कॉटिश जूनियर, फिर मेन टाइटल ब्रिटिश जूनियर जो वर्ल्ड जूनियर के बाद आता है। 2 नंबर पे जूनियर में टाइटल, तो अभी हम ब्रिटिश जूनियर जीत चुके। राइट और हम दुआगो हैं कि आपके जो मेडल्स हैं और जो आपकी कामयाबियां हैं उसमें मजीद इजाफा भी होता चला जाए। ये बताएं स्क्वॉश में ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है, स्टेमिना बेहतर बनाने के लिए स्क्वॉश प्लेयर को क्या करना पड़ता है? जी बिल्कुल, स्क्वॉश इज गेम ऑफ इंचेस। ये इसके लिए दिन रात मेहनत एक करनी पड़ती है, कोचेस की बहुत सपोर्ट होती है, इसलिए मैं अपना शहर छोड़ के पंजाब स्क्वॉश में रह रहा हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घर से दूर, अपने फादर से दूर, मदर से दूर, ये इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी फ़ायदा है खेलने का, आप जीतो मेहनत करो, बहुत फ़ायदा है। जबरदस्त। अच्छा सुहेल, आप तो मीनवाइल अपना कैमरा भी थोड़ा सा स्टेबल करें। लाइव के ये थोड़े से होते हैं जनाब, ये कह ले लाइव का हुस्न है। हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो झूंझ रहे होते हैं कि विंडो में किस तरीके से गेस्ट को जो है सेटल उन्होंने करना है। अच्छा सुहेल, मुझे ये बताएं कि आपके फेवरेट स्क्वॉश प्लेयर कौन से हैं और रीजन क्या है? मेरे पसंदीदा प्लेयर हैं हमारे पाकिस्तान के लेजेंड रह चुके हैं, जहांगीर खान, जहांगीर खान, कमर जमान, साथ हमारे पंजाब के गोगी अलाउद्दीन, सुहेल कैसर, काफ़ी हमारे प्लेयर रह चुके हैं पीछे, जैसे हमजा खान अब वर्ल्ड जूनियर चैंपियन है,
इंशाल्लाह ऐसे मेरा भी नाम होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। आइंदा कौन से इवेंट में पाकिस्तान की आप नुमाइंदगी करने जा रहे हैं ये भी बता दें, और कौन सा टाइटल जीतने का ख्वाब देखते हैं? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आगे टूर्नामेंट आ रहे हैं, काफ़ी टूर्नामेंट है, इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। जैसे अब US जूनियर हो गया, वर्ल्ड जूनियर हो गया, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारे टूर्नामेंट जीतने हैं। और यहाँ की कम्युनिटी ने जैसे बर्मिंघम की काफ़ी बंदे आते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जैसे दिशान साहब हो गए, हमें जिन्होंने अकोमोडेशन दिया है, सुहेल साहब, अरशद साहब, और मैं कहना चाहूँगा थैंक्स टू ब्लड फाउंडेशन। जबरदस्त, थैंक्स टू यू सुहेल अदनान। माशाल्लाह से एक तो आप टाइटल जीतकर पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया, और जिन जिन ने आपकी हेल्प की है इसमें, जिनका आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम भी उनके मशकूर हैं जनाब। ये है हमारा टैलेंट और इस टैलेंट को प्रमोट किया जाना चाहिए। एक्सप्रेसो हमेशा से यही चाहता है। अब देखें कि कल ये टाइटल नाम किया है और आज ही हमने आपसे मुलाकात करवा दी है। कोई डिले नहीं किया कि आपको सुहेल अदनान से मिलवाएं और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करें। अभी तो ये वहाँ हैं, जब ये वापस आएंगे तो ये भरपूर किस्म का इस्तकबाल डिजर्व करते हैं, और स्टेट की तरफ से जो इनको एजाज़ात दिए जाने चाहिए, इनका हौसला बुलंद किया जाना चाहिए। इतनी सी उम्र में जो ये शानदार कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, तो आगे चलकर तो जनाब ये छा ही जाएंगे। खास तौर पे स्क्वॉश में अगर हम देखें तो 18 साल के बाद ये जो हमने चैंपियनशिप जीती है ना, इसकी खुशी तो दुगनी हो जाएगी जब सुहेल वापस आएंगे और उनका शानदार किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। इसी के साथ हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान में जो मैराथन्स हो रही हैं और रनिंग का जो शौक है वो बहुत ही मकबूलियत इख्तियार करता चला जा रहा है, लेकिन आपको इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करते चले। आपने बहुत से नामवर एथलीट देखे होंगे जिन्होंने दौड़ के मैदान में नाकाबिले यकीन कारनामे सर अंजाम दिए हैं, मगर आज हम एक्सप्रेसो में ऐसे मैराथन रनर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनकी शख्सियत और कहानी खुद में एक मोटिवेशन है। एथलीट शुजात अली बसारत से महरूम हैं, मगर इसके बावजूद उन्होंने एक हैरत अंगेज कौमी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नाज़रीन, अज़्म व इस्तकामत की मिसाल एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बसारत से महरूम एथलीट शुजात अली ने सक्खर में कुछ अर्सा कबल होने वाली लोक सहायता मैराथन रनिंग इवेंट में 42.19 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लिया और कामयाबी से उसको मुकम्मल करते हुए कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और शुजात अली एक इंटरनेशनल रनिंग टीम पाकिस्तान रोड रनर से वाबस्ता हैं, जिन्होंने तमाम मुश्किलात को टालते हुए अपनी वसारत की कमजोरी की हदों को अबूर करते हुए इतने बड़े चैलेंज को कामयाबी से मुकम्मल किया है। लोक सहायता मैराथन के नाम से मुनक्किद होने वाले इस इवेंट में मुल्क के बहुत से एथलीट्स ने हिस्सा लिया, लेकिन ये शुजात अली जो कि नाबीना थे और इस दौड़ में शामिल थे, सबकी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है जनाब, हमने उनसे मुलाकात आपकी करवानी है, हम डिले कैसे कर सकते हैं। शुजात अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शुजात, आप कैसे हैं? ठीक ठाक जी, और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। शुजात, सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं, कब से आपको शौक पैदा हुआ रनिंग का और कब से आप रनिंग कर रहे हैं प्रोफेशनली? ये जी तकरीबन पिछले 10-12 साल से मैं प्रैक्टिस में था। शार्ट डिस्टेंस यानी कि 5-10 किलोमीटर की प्रैक्टिस में करता रहता था। तो पाकिस्तान रोड रनर से मेरा ताल्लुक बना है तकरीबन 3 सालों से। तो फिर इन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया, मेरी अपनी जो काबिलियत थी उसको मजीद निखार दिया, तो मुझे फुल मैराथन के लिए तैयार किया पाकिस्तान रोड रनर ने। मैं इनका बेहद मशहूर। तो फिर मुझे पता चला कि मैं इतना बड़ा कारनामा भी सर अंजाम दे सकता हूँ। अच्छा, तो दूसरा आप ये बताइए कि जी आप कंटिन्यू कीजिए, बताइएगा। मैं अब ये जो है ना पाकिस्तान रोड रनर का जो ब्लाइंड लोगों का विंग है ना, उसका कैप्टन हूँ ना, तो ब्लाइंड लोगों का इसमें तो आ सकते हैं ना, क्योंकि उनके लिए एक ग्रेट मोटिवेशन है मेरी। बिल्कुल तो कितना मुश्किल था आपके लिए ये रेस मुकम्मल करना? सर फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तकरीबन 30 किलोमीटर तक इजी किया, तो उसके बाद क्रैम्प्स शुरू हो गए थे। तो बहरहाल मैंने हिम्मत को नहीं छोड़ा ना। मेरा एक इंडोर वाला जो है ना सिलसिला बर्दाश्त वाला, वो एक अरसे से प्रैक्टिस में रहता हूँ। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं, ये आंखों वाले जो रनर है ना, वो कहते हैं मेरी जगह था रनिंग करते, लेकिन सिस्टम जो होता है ना ग्राउंड के गोल चक्कर लगाना, वो मैंने 30 किलोमीटर तक लगातार लगाए हुए है कि ग्राउंड में एक ही जगह पे। तो इस तरह का ये जो मेन चीज होती है बर्दाश्त आपके अंदर, कमिटमेंट अपने साथ,
ये जो करना पड़ता है। जबरदस्त जबरदस्त। आपने अभी कहा कि आप ब्लाइंड लोगों के लिए मोटिवेशन है, बिल्कुल ऐसा नहीं है शुजात, आप हम सब मोटिवेशन है। और माशाल्लाह से जिस तरीके से आपने जो भी आपकी लाइफ के चैलेंजेस थे उनको साइड पर रखते हुए अपना जो ख्वाब है उसे पूरा किया और इतने अच्छे तरीके से किया, वो तो सबके लिए काबिल मिसाल है। अब मुझे ये बताएं कि ट्रेनिंग आप कैसे करते हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए दिन में कितनी देर दौड़ना पड़ता है? ट्रेनिंग में मैं करता हूँ मॉर्निंग टाइम, तकरीबन घंटा 2 घंटे की होती है मेरी, जिसमें रनिंग हो गई और उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह ये वो। तो बाकी सारा दिन अपना ड्यूटी की घर में इधर उधर बस यही कुछ होता है। ऐसे मॉर्निंग में ट्रेनिंग करता हूँ मैं। राइट, तो ये बताइएगा कि दौड़ सड़क पर होती है, इस सूरत में तो बड़ा खतरनाक सूरत हाल बन सकती है। क्या रोड्स ब्लॉक किए गए थे मैराथन के लिए जितनी दूर तक आपने रन करना था? जी जी, वो वहाँ की इंतजामिया का बेहद मशहूर हूँ मैं। वो जो DIG सिंध फिरोज शाह साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी वो की हुई थी, मैनेजमेंट की हुई थी। तो ट्रैफिक एक साइड से ब्लॉक थी, तो दूसरा फिर मेरे साथ जो होता है वो रनर होता है ना, पेसर, यानी कि जो हेल्प करता है रास्ते में बताना ये जी इधर से। राइट, आपकी मुआवनत जो करने के लिए मौजूद थे। जी जी, वो शिरोज नामी लड़का था, वो अब्टाबाद से ही उसका ताल्लुक है, मेरे साथ उसने फुल कॉपरेट किया था। क्योंकि रनर के रोड पे जो रनिंग है ना, वो ब्लाइंड बंदा पेसर के बगैर नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ साथ शुजात शरोज को भी सलाम है जी, जिस तरीके से उन्होंने आपकी मुआवनत की है इस मैराथन में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आगे चलकर फिर आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी का इरादा रखते हैं आप? इरादे इंशाल्लाह पुख्ता है मेरे, लेकिन मैं जो उधर मसला है ना पाकिस्तान में, वो स्पोर्ट का है। लेवल पे कोई स्पोर्ट वगैरह नहीं होती, तो जिस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो अभी ये शायद मशहूर में ये अपना पाकिस्तान रोड रनर का, इन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया है, जानी भी माली भी हर तरह का मेरे साथ वो करके तो मुझे मुतारफ कराया दुनिया लेवल पे। ये जो आज मुझे देख रहे हैं सब बिल्कुल जो हुकाम इस वक्त देख रहे हैं, जो बाइख्तियार इस वक्त लोग देख रहे हैं, वो यकीनन आपकी ये जो कामयाबी है उसको भी देख पा रहे हैं। लेकिन आपने कब सोचा इस मैराथन को रन करने का, कब ठानी इसकी? क्योंकि ये एक मुश्किल चीज़ है, आम आदमी इसको ये रन तो 1 किलोमीटर भागते हुए हाँफ जाएगा, अब ये 42 किलोमीटर तक भागते रहना है। तो कब सोचा आपने कि आप मैराथन भागेंगे? ये मेरी अभी जो सोच आई है ना, ये तकरीबन 2021-22 से मैंने इरादा किया था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेट होता गया। वैसे मेरा जो करना था वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का डेली का था, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो मेरे प्रेसिडेंट है मुर्शाद साहब, उनका मैं बेहद मशहूर हूँ, वो मुझे गाय बगाय मोटिवेट करते रहते हैं। तो उन्होंने मेरी बड़ी अच्छे से कोचिंग की है उन्होंने। शुजात, हम आपके साथ साथ उन सब लोगों के मशहूर हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया आपके इस पूरे जर्नी में, जो आपकी मोटिवेशन बने हैं, जिन्होंने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, उन सब के भी हम मशहूर हैं। और बिल्कुल आपकी जो आवाज़ है वो पहुंच गई है जी। चला जाता है ना टाइम, तो सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल है। तो बिल्कुल बिल्कुल हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये टाइटल आपने जीत लिया, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? फैमिली तो बड़ी खुश होगी आपकी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले होता था फैमिली की तरफ से, यार ये तो क्यों जाते हो, गिर जाओगे, लग जाएगी, बातें बनेंगी हमारे लिए, इस तरह की बातें होती थी। जब वह टाइटल अपने नाम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली भी बहुत खुश है मुझसे। तो बाकी दोस्त अहबाब भी बड़े जो है ना, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, वो तो आएंगे हैं खुश, जिन्होंने नहीं सपोर्ट किया तो वो भी हैरान हो गए हैं कि यार ये क्या हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। शुजात, कितनी देर में आपने मुकम्मल की थी मैराथन? ये ऑलमोस्ट 4.5 घंटे लगे थे मेरे, क्योंकि 6 घंटे की ड्यूरेशन होती है। बिल्कुल। तो शुजात, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? फ्यूचर में यही है, मैराथन करना और इससे आगे भी जाना है। इससे आगे होती है अल्ट्रा मैराथन ना, वो 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर वहां तक का इरादा रखता हूँ। अब देखें अल्लाह की मदद और सपोर्ट हुई, बाकी इधर हुकूमत की, तो सब कुछ हो सकता है। क्योंकि महंगे के दौर में ना बंदा अपना पेट पाले या ये शौक पूरे करे, बिल्कुल बड़ा मुश्किल।
शुजात, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस मैराथन मुकम्मल करने के लिए, और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपके फ्यूचर में जो भी गोल्स हैं उनको आला मुकम्मल करेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताएं, अमेरिका के जो नौमुंतखब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा था कनाडा के हवाले से काफ़ी एक जो है बयानबाजी और काफ़ी जुमलेबाजी होती रही है दोनों तरफ से। कनाडा और जो अमेरिका के क़यादत है अब आने वाली, जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान था, उन्होंने ये कहना था कि वो कनाडा के खिलाफ इक्तिसादी कुव्वत इस्तेमाल करेंगे और कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाना चाहते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो कनाडा से दरामद की जाने वाली अशिया पर 25% टैरिफ आयद करेंगे। और इस पर कनेडियन वजीर खारजा मेलानी जूली ने कहा कि ट्रंप का बयान इस बात का इजहार है कि उन्हें समझ ही नहीं है कि कनाडा की असल ताकत है क्या, और कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। और इसके साथ साथ अब जो मुस्ताफी वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने ट्रंप को करारा जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। और इसके अलावा कंजर्वेटिव अपोजिशन लीडर ने भी ये कहा है कि कनाडा एक अजीम खुद मुख्तार मुल्क है और ये कभी अमेरिका की 51वीं रियासत नहीं बनेगा। जी हाँ, और ये भी बात है कि कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अभी जिस तरह से अली ने जिक्र किया कि मुस्ताफ़ी होने का उन्होंने ऐलान किया है 6 जनवरी को, जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि वो हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी की जानिब से नया सरबराह चुने जाने के बाद ये ओहदा छोड़ देंगे। जो चपकलिश थी ये हमने कहा आपके साथ शेयर करें। नोट किया, ये चपकलिश उस दौरान है जब एक जानिब हल्फ उठाना है और दूसरी जानिब जो है मुस्ताफी होने का ऐलान किया गया है। तो दोनों उस वक्त ये बयान दे रहे हैं जब वो पूरी तरह से इक्तदार में नहीं है। तो इस वक्त इसे ऑफिशियल स्टेटस ना समझा जाए। इन जुमलेबाजी और बयानबाजी को उस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है जब एक जानिब वो इक्तदार छोड़ रहे हैं और दूसरी जानिब वो इक्तदार संभाल रहे हैं। तो इसके मद्देनजर आप देख रहे हैं दोनों जानिब से दबाव क्रिएट किया जा रहा है एक दूसरे पर, ताकि इक्तसादी पाबंदियां या इक्तसादी जो रवाबित है उनको मजीद मुस्तहकम किया जा सके। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। बढ़ते हैं जनाब अपने सेगमेंट माइंड मैटर्स की जानिब, जहां वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं माहिर माहौलियात अमारा सईद से, और बात हो रही है कि गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में ट्रॉफी हंटिंग की दिलचस्प तारीख क्या है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में जब हम देखते हैं कि सक्सेस स्टोरीज, तो उसमें से एक स्टोरी ऐसी है जो मैं समझता हूँ कि टॉप 10 में उसका शुमार होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे हमने कामयाबी के वो झंडे गाड़े हैं। और वो है एक्चुअली जो ट्रॉफी हंटिंग का एक आइडिया आया 90s में, और वहाँ पे जो स्पीशीज़ थी, स्पेशली जो आइबेक्स था, मारखोर था, आहिस्ता आहिस्ता करते करते उनकी तादाद जो है वो बहुत अच्छी बढ़ने लगी। अब इस सतह पर उनकी तादाद पहुंच चुकी है कि आप विंटर में जाके उनको रोड पे नीचे दरिया में पानी पीते, ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। हालांकि वाइल्ड लाइफ का अगर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जायज़ा लिया जाए या उसको देखा जाए तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है वाइल्ड लाइफ का, लेकिन यहाँ पे यानी इस हवाले से ये बहुत बड़ी हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी है। इस कामयाबी की दास्तान जो रकम हुई 90s में, जहाँ से ये आइडिया बुनियादी तौर पे आया, उसमें लोकल कम्युनिटी के लोग डेफिनेटली थे, कुछ और इस तरह के लोग थे जिन्होंने ये इनिशिएट किया। और मेरे साथ हमारा सईद साहब बैठी हैं जो हिस्सा थी इस तमाम आइडिया का 1996 में हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने वक्त दिया। ये बताइए कि 1996 में पाकिस्तान में ट्रॉफी हंटिंग का कॉन्सेप्ट आया, ये बेसिकली कहीं बाहर से लिया गया था या कोई अपना कोई इस तरह का आइडिया था? ये कैसे इनिशिएट कैसे हुआ? जी इनिशिएट ऐसे हुआ था कि ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑन नेचर, हमने ये पायलट किया था। उससे पहले ये पायलट हुआ था बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान में हुआ था, वहीं से हमने कॉन्सेप्ट और कुछ इसमें इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स से, स्पेशली कनेडियन कंसल्टेंट्स थे जो वो आइडिया लेके आए और फिर हमने उस पर काम किया, डेवलप किया। 3 साल का पायलट प्रोजेक्ट था, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स है। छोटे एक एरिया में पायलट किया GB में, और फिर उसके रिजल्ट्स पे बेस के एक फुल फ्लेज्ड तकरीबन एक 10 ईयर प्रोजेक्ट था ये। जहाँ से इनिशिएट हुआ था बलूचिस्तान में, वहाँ जारी रहा? नहीं, वहाँ पे इट समहाउ डिड नॉट सर्वाइव बिकॉज आई थिंक वहाँ पे वो स्केल अप नहीं हो सका। ऑब्वियसली आपको इन चीज़ों में ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स जब आते हैं तो इसमें जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों का उसमें इनपुट ज़रूरी होता है, लोकल कम्युनिटीज़ का, लोकल एल्डर्स का, गवर्नमेंट का, एकेडेमिया का। सो वो एक जब हम ये GB में लेके गए तो वहाँ पे वी वर एबल टू
take it forward and scale it up. So it was a beautiful concept, amazing concept. शुरू में तो बहुत hurdles थे. जाहिर है कि जब आप एक behavioral change की बात करते हैं, you're ruffling a lot of feathers. आहिस्ता आहिस्ता, one drop at a time, working with local communities, raising awareness on why it is important. एक पूरे जो traditional practices थे of hunting or using, hunting these beautiful animals for meat and for usage, या illegal poaching बहुत होती थी. उसको एकदम आप abruptly नहीं बंद कर सकते. It has to be a process. You have to take it through the process, जिसमें community की ownership, government की ownership बहुत ज़रूरी है. ये जैसे आपने कहा मारखोर, आइबेक्स, ब्लू शीप, ये साइटीज़ जो endangered list होती थी species की, उस पे थे. एंड उस वक्त आई रिमेंबर 2-3 साल में कहीं, क्योंकि साइटीज यूज्ड टू डिसाइड कि कितने लाइसेंसेस वर्ल्ड ओवर कौन से एनिमल्स के जो इंडेंजर्ड हैं. लाइसेंसेस वहाँ उस वक्त मारखोर का 2 से 3 साल में कहीं एक लाइसेंस इशू होता था. आइबेक्स का मेरे ख्याल में कोई 1-2 ईयरली होते थे. एंड नाउ लाइक यू आर सेइंग, एंड मैं खुद भी जब जाती हूँ, मैं ख्याल में क्या 25 साल तो हो गए. सो जब भी मैं जाती हूँ, सो आई मेक श्योर दैट आई आस्क अराउंड एंड आई सी, एंड यू कैन सी हर्ड्स ऑफ आइबेक्स कमिंग डाउन. और अब तो पशु की आबादियों में दाखिल हाँ, अब तो खैर काफी कम्युनिटीज कहते भी कि हमें भी मसला, क्योंकि आके वो हमारा ग्रास वगैरह खा जाते हैं, व्हाटएवर. मारखोर का अभी लास्ट में न्यूज़ देख रही थी, आई थिंक अबाउट 2-3 वीक्स बैक, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो साइज हॉर्न्स का जी चित्राल में. सो उसका जो कॉन्सेप्ट है और जो सक्सेसफुल था वो ये था कि उसका जो इकोनॉमिक इंसेंटिव टू पीपल. नाउ द मनी दैट केम इन फ्रॉम द लाइसेंसेस, इट्स नॉट जस्ट द लाइसेंस मनी, देयर इज एन एंटायर इंडस्ट्री अराउंड इट. देयर इज एन एंटायर इकोसिस्टम जहाँ पे पोर्टर्स हैं, गाइड्स हैं, जहाँ पे लोकल कम्युनिटी में रहते हैं लोग जाके, वहाँ पे दे स्पेंड मनी. सो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. और जो लाइसेंस फ़ी है वो उस वक्त हमने स्टार्ट किया और अभी भी उसी तरह होता है. 80% goes to the community and to a valley conservation fund and 20% goes to the government. So वो पैसे फिर स्कूल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट नीड्स हैं. सो इट ट्रूली इज़ अ सक्सेसफुल. वही बात है कि आपको चेंज जो है वो 1-2 साल में नहीं नज़र आता, 7 साल 5 साल में भी नहीं नज़र आता. नाउ व्हेन यू लुक बैक एंड because it was so close to my heart. जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था तो चित्राल उस वक्त भी, यानी गोल नेशनल पार्क, और ये उसी वक्त ये स्टार्ट वहाँ पे भी हुआ था. this was around that time. बिल्कुल. सब ये उस वक्त there was a lot of work happening on environment. National Conservation Strategy जिसमें IUCN लीड थी वो भी बनी थी. फिर यहाँ पे चित्राल गोल नेशनल पार्क था, वहाँ पे सेंट्रल काराकोलम नेशनल पार्क CKNP जो है GB की साइट पे. So there was a lot of emphasis on. अच्छा ये बताइए कि ये जो सक्सेस स्टोरीज हम एक नहीं 20 सक्सेस स्टोरीज हम गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में देखते हैं. वो मुख्तलिफ उसकी डायमेंशन मुख्तलिफ उसमें हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी सक्सेस. कभी हमारा फोकस इधर क्यों नहीं होता, यानी जो डाउन हमारा पूरा पाकिस्तान है. मिसाल के तौर पे हमें क्या, ये जो छाली लेक है, मुख्तलिफ जो लेक्स हैं जहाँ पे माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं, क्या कोई इस तरह का मॉडल यहाँ पे भी आ सकता है? क्योंकि जिस तरह यहाँ पे शिकार किया जाता है और जिस तरह उनकी तादाद मुकम्मल तौर पे बहुत ज़्यादा कम हो गई. मैंने बल्कि ये एक आइडिया दिया था कि वायनाड के जब ये माइग्रेटेड बर्ड्स आना शुरू करते हैं तो यहाँ पे एक फेस्टिवल का इनेकाद किया था, ताकि बच्चों के अंदर एक असासियत डेवलप हो जाए ना, कि हमारे मेहमान आ रहे हैं, और मेहमानों पे गोली नहीं चलाते इस तरह का. फिर जब ये मेहमान वापस जाते हैं तो फिर एक फेस्टिवल का इनेकाद किया जाए. तो ये एक सतह पे हो सकता है कि सॉफ्ट उसको करने के लिए और भी कई मॉडल्स हो सकते हैं. मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरा पाकिस्तान ये जो नीचे है, यहाँ पे क्या वजह है कि हमारा उस तरह फोकस नहीं होता, इवन एनजीओज का भी? आई थिंक एक तो सबसे पहले तो वो अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग लोकल कम्युनिटी की कोऑपरेशन. GBC में व्हाट इज डिफरेंट इज कि वहाँ पे चूँकि for years and for decades and decades. जब आप कहते हैं कि अच्छा काम करना है तो वो कहते हैं चलो कर लेते हैं. यहाँ पे मसला ये है कि जब आप कहते हैं अच्छा काम करना है तो बहुत सारे उसके आइडियाज आ रहे हैं. कंड्यूसिव है, कम्युनिटी स्पिरिट है. the main difference I see is कि हम सोचते हैं इंडिविजुअल लेवल पे.
जब आप जाते हैं GBC में, कम्युनिटी, इट्स द कम्युनिटी दैट कम्स बिफोर द इंडिविजुअल। आई थिंक एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा ये है कि इट्स अ मैटर ऑफ शोइंग रिजल्ट्स, पायलटिंग। ये जो लेसन्स लर्नड हैं, या ये जो मैं अक्सर सोशल मीडिया पे पढ़ती हूँ, जैसे पिछले दिनों मैं आपको बता रही थी चित्राल में जो एक हंटर आया और ही गेव hundreds of thousands of dollars which went to the community. तो उसके किसी ने पोस्ट लगाई हुई थी, and there was a lot of hate comments because people don't know, we don't spread these good things. कि इसका actual मकसद क्या है, आप ये देखें। और ये इसकी बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है। यू कांट जस्ट गो एंड हंट एनी एनिमल। उसका पूरा सर्वे होता है, उसमें कितने अडल्ट्स हैं, बच्चे हैं, बिलो अ सर्टेन एज यू कैन नॉट शूट, अडल्ट मेल होता है, और वो भी टुवर्ड्स, और लोकल गाइड आपके साथ जा रहा होता है, लोकल गाइड है जिसने आपको बताना है कि इसको हंट करना है। एब्सोल्युटली। और अ लॉट ऑफ टाइम्स जो ये हंटर्स आते हैं, दे आर नॉट लाइक जो उसको जस्ट बिकॉज दे वांट टू हैव दैट मीट और वो करके, दे आर environmentally conscious people. So इसकी एक जो culling process है, natural culling process भी होता है, तो उसी को emanate करके, and there's a certain age beyond which. So these are things that need to be shared with other people, not just across the country, but everywhere. बाहर भी होते हैं, वहाँ भी ये successful trophy hunting programs हैं, but these lessons need to be shared. और आई थिंक पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भी अगर ये पायलट किए जाएं और इसकी सक्सेस स्टोरीज बताई जाएं, वो कम्युनिटी के लिए उसकी क्या है भी, मतलब इसी मुल्क के अंदर हमारे पास वो स्टोरी, बिल्कुल एग्जांपल, मिसाल के लिए हमारे पास मौजूद हैं कि ये इस तरह है, इस तरह है, लेकिन बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। वहाँ पे जब लोकल थे, उसमें काफ़ी लोगों ने, यानी जब आपने 96 में ये इनिशिएट किया, तो अभी भी काफ़ी जो लोकल कम्युनिटी के बहुत सारे नाम आते हैं। मतलब पसू के कई ऐसे लोग हैं, या इसरार साहब जो ओशो थैंग वाले, उनके वालिद साहब जो थे वो बड़े मुतारिक थे, तो उसमें आपको एक मकामी लीडरशिप भी मिल गई, जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। बहुत अहम किरदार, मकामी लीडरशिप भी, जितने हमारे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट्स के साथ वो भी लोकल ही थे। सो हमारे एंड जब तक आप वो इंडिजिनस नॉलेज नहीं ऑन बोर्ड करते, नथिंग कैन बी सक्सेसफुल। बामेर्स की बाज़गश्त में इस मौजू को भी उठाया गया था, ये जो आगा खान फाउंडेशन की है, उसमें से एक साहब थे, मुझे नाम इस वक्त बिल्कुल याद नहीं है, उसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो कन्वर्ट हुए थे, यानी वो पहले हंटर थे और उसके बाद उनके अंदर ऐसी कुछ सेंसिटिविटी कि अब वो लीडिंग एक किरदार अदा कर रहे थे। वो उस पूरी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि किस तरह उन्होंने इंतहाई मुअस्सर किरदार, वो इतने सेंसिटिव कि वो मतलब हैरान हो जाता है इंसान के कैसे कन्वर्जन हुई इतनी बड़ी। तो यही इस तरह की कन्वर्जन की यहाँ पे भी जरूरत है ओवरऑल पाकिस्तान में। इट्स अ मैटर ऑफ शोइंग दैट देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। बिल्कुल ऐसी। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साहब। और नाज़रीन, हमारे पास सक्सेस स्टोरी मौजूद है, कामयाबी की एक कमाल दास्तान मौजूद है। एक ऐसी स्पीशी जो कि दुनिया में भी एंडेंजर्ड और इंतहाई खूबसूरत, और अगर जीबी का एक हुस्न था और बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद उसको जिस तरह बहाल किया गया और आज वो जिस तरह है, कमाल है। स्नो लेपर्ड के हवाले से भी हमारे पास कामयाबी की दास्तान है। फिर हमारे पास ब्राउन बियर जो अपना देवसाई है, उसकी बहुत बड़ी हमारे पास एक बहुत ही कामयाबी की कमाल दास्तान है। ये तमाम ये जो हमारे पास ऑलरेडी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इन्हीं को मिसाल बना के हम बाकी पूरे पाकिस्तान को दिखा के तो कोई ना कोई ऐसे मॉडल ज़रूर बनाने चाहिए जिससे माहौलियात पे, एनवायरनमेंट पे और स्पेशली वाइल्ड लाइफ के हवाले से कुछ अच्छा हो सके। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर हम बात करने लगे हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान को ग़िज़ाइयत और ग़िज़ाई किल्लत के बड़े सख्त चैलेंजेस का सामना है। वी ऑल नो दैट। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहे हैं वो जो हमारे नौमौलूद और छोटे बच्चे हैं वो है। और हालिया एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 5 साल से कम उम्र के 40% से ज़्यादा बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन की तरफ से शाया करदा एक जो बुलेटिन है, उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान को 2024 में ग़िज़ाइयत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से
अहम चैलेंजेस का सामना रहा और तकरीबन 22% लोगों को खुराक की शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ा और सिर्फ 38% बच्चों को जिंदगी के पहले 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध जो है वो पिलाया जाता है। 5 साल से कम उम्र के 40% से ज्यादा बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। 17.7% बच्चों को माँ का दूध जो है वो ज़ाया हो जाता है। 28.9% का वजन कम है, जबकि निस्फ से जो ज़्यादा खून की कमी का शिकार हैं और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा जैसे वाइटामिन हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, इसकी कमी का शिकार है। और पाकिस्तान में माँ का दूध ज़ाया होने की शरह बहुत ज़्यादा है और मुल्क के कई इलाकों को इस हवाले से हंगामी सतह पर भी समझा जा रहा है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक खुराक की जो बुलंद कीमतें हैं, मौसमी हालात हैं और मुआश के जो कम मौके हैं, खुराक की शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का ये बाइस बन रहे हैं। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इशू है, इस पर हमने करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मरियम इकबाल साहिबा मौजूद है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वी ऑल नो दैट कि एक न्यू बॉर्न के लिए जो मदर फीड है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी मुकम्मल ग़िज़ा वही है। और आप ज़रा, मैं चाहूँगी एक बार इस पे ज़रा अच्छे तरीके से रोशनी डालें कि ये बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए कितना मुफीद है और क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये तो जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी सबको पता है, लेकिन जस्ट टू रीइंफोर्स, जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एक कंप्लीट ग़िज़ा है और बच्चों की ना सिर्फ उनको इन्फेक्शन से बचाती है, एयर इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन, जनरली इन्फेक्शंस, क्योंकि मदर के मिल्क में सारी एंटी जो है ना बॉडीज़ ऑलरेडी मौजूद होती हैं जो बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करती हैं। उसके अलावा जो बच्चे फीड करते हैं उनको इन्फेक्शंस कम होते हैं, वो हॉस्पिटल के उनके ट्रिप्स कम हो जाएंगे, उनको जो है उनकी ग्रोथ बहुत बेहतर होती है, उनका IQ बहुत बेहतर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेबी के स्ट्रेट ए स्टार्स आए और हाई स्कोरर हो और आईवी लीग्स में जाए, तो उसका पहला स्टेप जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग है, ताकि वो अपने कॉलीग, अपने जो पीयर ग्रुप है उसमें ऑलरेडी दूसरों से ज्यादा स्मार्ट हो। तो IQ पे तो रोल है ही इसका। उसके अलावा जो बेबी की ग्रोथ होती है, ब्रेन डेवलपमेंट होती है, वो उसमें बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारी बीमारियां जैसे बहुत ज्यादा मोटापा, शुगर, उसके अलावा जो बच्चों में ज़हनी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए, और इवन एलर्जीज जैसे एक्जिमा है, स्किन की एक एलर्जी है, इन सब को भी मदर जो मिल्क है वो प्रोटेक्ट करता है। सो इट्स नॉट ओनली इन्फेक्शन, इट्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट द बेबी इज आल्सो गेटिंग फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क। तो इसकी तो इम्पोर्टेंस को जितना भी मैं बताऊं उतना कम होगा। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये डब्बे का दूध पिलाने से अक्सर बच्चे कॉलिक भी हो जाते हैं और कॉलिक एक ऐसी तकलीफ है जिसमें बच्चा शदीद रोता भी है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? एक्चुअली जो मदर मिल्क होता है उसमें में ऐसा निज़ाम है कि उसकी जो डाइजेशन है ना बेबी के लिए बहुत आसान हो जाती है, मतलब इट्स कस्टमाइज्ड फॉर द बेबी। जो आप पाउडर मिल्क जितना मर्जी आप मिमिक कर लें फैक्ट्री में, अब वो तो नहीं बना सकते जो नेचर ने बनाया है, और उसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बेबी को डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है और उनके स्टमक के इन्फेक्शंस भी ज्यादा होते हैं और स्टमक उनका वो टॉलरेट नहीं कर पाता सही तरह से जितना वो ब्रेस्ट मिल्क को करता है, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत पेट में दर्द, जिसकी वजह से जो है वो रोना शुरू कर देते हैं। उसके बहुत सारे हल है। पहला तो हल यही है कि आप पाउडर मिल्क दें ना, आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। उसके अलावा बेबीज की कुछ एक्सरसाइज होती है, जैसे आप बेबी की लेग को पकड़ के स्टमक की तरफ जब करते हैं तो उससे उसकी जो है वो गैसेस इजीली पास हो जाती हैं। या ये कि बेबी को बर्प जरूर कराएं, जब भी फीड कराएं उसको सीधा ऐसे करके बैक को टैप करें तो उससे बेबी बर्प करते हैं, यानी कि उनको गटार आता है जिसकी वजह से उनकी गैसेस रिलीज हो जाती है। उसके अलावा टिप ये होता है कि आप बेबी को जैसे पिलो के ऊपर टमी डाउन करके लिटाएं, बैक को ऐसे प्रेस करें तो टमी और पेट के दरमियान जो पिलो है वो प्रेस होता है, जिसकी वजह से फिर उसकी गैसेस का इशू काफी सॉर्ट आउट हो जाता है। बट पहली बात तो ये कि आप पाउडर मिल्क दें ही ना, तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक इसको फाइट किया जा सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इस तरह भी है कि कुछ जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं उनको स्टार्ट में पाउडर मिल्क जो है, जो डब्बे का दूध है उस पर लगाया जाता है, जो खासतौर पर वो बेबीज जो हमारे इंक्यूबेटर्स में होते हैं या जो नर्सरीज में होते हैं उनको, और उसके बाद फिर जब उन्हें शिफ्ट किया जाता है, जब वो घर आते हैं तो मदर फीड पर शिफ्ट किया जाता है, तो वो बच्चे फिर मदर फीड नहीं करते, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है?
उसका सोल्यूशन ये कि बिल्कुल जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं उनकी सटलिंग डेवलप नहीं होती है, इसीलिए उनको पाउडर मिल्क देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अच्छे सेटअप्स में, जैसे हमारे अपने हॉस्पिटल में, वी डू नॉट ऑफर पाउडर मिल्क। हम ये करते हैं कि मदर का ही मिल्क एक्सप्रेस करके उसको स्पून के साथ या एनजी ट्यूब या जिस तरह भी वो देना चाहे उसे दिया जाता है। होता ये कि आमतौर पे कुछ नर्सरीज में पाउडर मिल्क इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है और वो बॉटल के जरिए कराया जाता है। अब बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, इवन एट दैट एज दे आर सो स्मार्ट कि उन्हें पता है कि आसान काम क्या है। पाउडर मिल्क जब फीडर में दिया जाता है तो उसको लेने का जो इट्स इजियर फॉर देम, तो वो फिर स्विच बैक नहीं करते। एक तो उनको जो है आदत पड़ जाती है कि आसानी जो है वो जो है वो फीडर के अंदर है, तो ब्रेस्ट मिल्क पे वो आते ही नहीं है। इसलिए जो अच्छी नर्सरीज हैं वहाँ अव्वल तो पाउडर मिल्क नहीं दिया जाता, मदर का ही एक्सप्रेस मिल्क जो है वो स्पून के साथ या ड्रॉपर के साथ या जो बहुत ही प्रीमेच्योर बेबीज हैं उनको एनजी ट्यूब के जरिए दिया जाता है ताकि बेबी को आदत ना पड़े। सो इट्स मोर अबाउट द हैबिट ऑफ द बेबी देन द पाउडर मिल्क प्रेफरेंस। बच्चे कभी भी पाउडर मिल्क प्रेफर नहीं करते, वो बॉटल जो होती है ना जिसमें आप देते हैं उसको प्रेफर करते हैं। तो अगर आप वो इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं रहेगी, तो फिर वो ऑब्वियसली उनको वापस मदर के साथ जाने से जो है वो इजी रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीमेच्योर बच्चों में एक होती है स्किन टू स्किन या कैंगरू मदर केयर कहते हैं कि बच्चे को जितना मदर की स्किन के साथ लगाया जाए, अगर वो प्रीमेच्योर है तो स्टडीज कहती हैं कि उसे किसी इंक्यूबेटर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि इट वर्क्स लाइक एन इंक्यूबेटर। प्रीमेच्योर बेबीज के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है कि वो स्किन टू स्किन करें, मदर की स्किन के में ही अल्लाह ने सारी शिफा दी हुई है। तो अगर वो पाउडर मिल्क तो बॉटल नहीं दे पाएगी ना वो चीज, तो स्किन टू स्किन तो तभी हो पाएगी जब मदर फीड पे बेबी होगा। इनकी सटलिंग थोड़ी चैलेंजिंग होती है पर इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो ये इट्स मोर ऑफ अ नर्सरी इशू देन द पाउडर मिल्क की आदत। बच्चों को पाउडर मिल्क की आदत कभी नहीं पड़ती, फीडर की आदत पड़ जाती है। ओके ओके, और बिल्कुल यही बात जो आप कर रही हैं कि डब्बे का दूध किसी भी एतबार से माँ के दूध का नेमोल बदल नहीं हो सकता। और डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रेशो है जो मदर फीड है उसके जाया होने की, और कई जो हमारे इलाके हैं वो तो इस हवाले से काफी उनको हंगामी सतह पर समझा जा रहा है। इसकी मेजर रीजंस क्या समझती हैं आप? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स जो है कल्चरल हैं, कुछ फैक्टर्स जो है वो मदर्स की तरफ से हैं, फैमिलीज की तरफ से, कुछ फैक्टर्स तो डॉक्टर्स की वजह से भी है। जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि डॉक्टर्स भी बहुत इंकरेज नहीं करते या टाइम नहीं निकालते या उतना नहीं उन्हें इंकरेज करते कि इसके फवाइद क्या हैं और इसे कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इस तरह जब नर्सरी में फीडर शुरू रहता है, बहुत सारी नर्सरीज में लिख के, इवन इन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स पाउडर मिल्क खुद लिख के दिया जाता है। तो पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग या फैमिली की शायद ये बेहतर मिल्क है, ये पहली तो वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। उसके अलावा मदर्स फीडिंग जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसे आने में टाइम लगता है, तो मदर्स की परसेप्शन ये है कि मेरा मिल्क कम है, वो एडिक्वेट नहीं है। बेबी तो बहुत सारी वजूहात से रोता है, वो ये समझते हैं कि मेरा पाउडर मिल्क इनफ नहीं है और वो इस खौफ से और डर से फौरन जो है ना वो पाउडर मिल्क शुरू कर देते हैं। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो डॉक्टर्स को मोटिवेट करने की जरूरत है, फैमिलीज को, और फैमिली को सपोर्ट करने की जरूरत है। मदर को ये बताने की जरूरत है कि अल्लाह का निजाम से बेहतर निजाम कोई नहीं है और वो नेचर या गॉड व्हाटएवर यू बिलीव इन, वो ये है कि जो मिल्क आ रहा है वो इनफ है बेबी के लिए, उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है और वो कोई कम ज्यादा नहीं होता। अगर आप इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल अप्लाई करें, सप्लाई डिमांड की बात है, जितनी आप डिमांड देंगे उतनी ही सप्लाई ब्रेन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम डर के खौफ से आप पाउडर मिल्क दे देंगे तो उससे बहुत फैट होती है, बेबीज 2-3 घंटे के लिए सो जाते हैं, वो फैट रश हम कहते हैं। तो मदर को ये परसेप्शन मिलती है कि जो है ना मेरा फीड इनफ नहीं था, उसे बेबी फौरन उठ गया और ये लेने से बेबी 2-3 घंटे सो गया, तो शायद ये मिल्क ज्यादा बेहतर है, व्हिच इज नॉट ट्रू। और उसकी वजह से मदर की अपनी सप्लाई जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और वो डर जाती है। तीसरा, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मिथ्स भी है कि अगर मैं ये खाऊंगी तो अगर एंटीबायोटिक्स खा रही हूँ, मुझे बुखार हो गया तो बच्चे को भी बुखार हो जाएगा, तो मैंने फीड नहीं कराना। इस वजह से बहुत सारे फैक्टर्स मिलके ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत कम कर रहे हैं पाकिस्तान से, व्हिच इज वेरी सैड, जो कि बेस्ट चीज है बेबी के लिए और इवन मदर के लिए भी। इट्स नॉट ओनली फॉर द बेबी, जो मदर्स फीड कराती है उन्हें आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, यूट्रस का कैंसर, अंडेदानी का कैंसर कम हो जाता है, उन्हें शुगर ब्लड प्रेशर नहीं होती, वो सारा वेट लूज कर जाती है जो उन्हें प्रेगनेंसी में गेन किया होता है। तो इस तरह की बातें अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है और जो मिथ्स है ना कि ये खा के आपने फीड नहीं कराना, बीमारी में फीड नहीं कराना, उसको भी फाइट करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, इस दौरान एक और खास चीज जो देखने में आती है, माँ के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और खासकर कमजोरी, जिसे बार बार बड़े बूढ़े तो यही बताते हैं कि भाई आपको कमजोरी हो जाएगी तो आप ये खाएं, तो क्या खाना पीना चाहिए जिससे माँ अपनी सेहत का ख्याल भी रख सके?
जो हेयर फॉल है वो यूजुअली आयरन डिफिशिएंसी की कमी से होता है। इन खवातीन में खून की कमी होती है जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल हो रहा होता है। तो सबसे पहले थोड़े सप्लीमेंट्स और डाइट तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमारी खवातीन में इतने खून की कमी है कि उनको आयरन लेना पड़ता है। तो वो आयरन अपना रेगुलरली डिलीवरी के दौरान ही नहीं, डिलीवरी के 3 माह तक भी आयरन की गोलियां लेती रहे अगर उनका हीमोग्लोबिन कम था। उसके अलावा डाइट बैलेंस करने की जरूरत है, हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत है। फैट्स ज्यादा खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोटीन्स क्या होते हैं? अंडे की सफेदी में होते हैं, मटन चिकन कीमे में होते हैं, दाल में होते हैं, ये सब लेना। उसके अलावा सब्जियां फ्रूट लेना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोटी चावल ज्यादा खाने से आप कार्ब्स तो खा लेंगे, न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी, लेकिन शायद उतनी बेहतर किस्म की कैलोरीज ना मिल सके। तो इट्स अबाउट ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। ज्यादा खाना बिल्कुल मकसद नहीं है और हेल्दी ईटिंग इज द मोर इम्पोर्टेंट वे फॉरवर्ड। ओके, जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी चीज़ है, एक और भी गलत फहमी पाई जाती है यहाँ पर कि मदर फीड, जिस तरह से आपने कहा कि पाउडर फीड, जो पाउडर मिल्क होता है उसके लिए माओ को ये लगता है कि शायद ये इससे इसका पेट भरा है बेबी का तो इसको ये देना चाहिए। और एक और भी चीज़ है, जब बच्चा मदर फीड पर होता है 6 मंथ्स के लिए तो उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि 4th मंथ में बच्चे को सेमी सॉलिड्स पर शिफ्ट कर दिया जाता है। बहुत यूजुअल मैंने देखा है यहाँ पर। तो ये कितना डेंजरस हो सकता है एक बेबी के लिए? बहुत डेंजरस हो सकता है। बेबी को फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में इवन पानी की भी जरूरत नहीं है अगर वो फीड कर रहा है, क्योंकि आपको जैसे मैंने कहा एक कंप्लीट गज़ा नेचर ने बनाई हुई है, तो उसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट कुछ सॉलिड्स ऐड करने से बहुत जल्दी बच्चों को एलर्जीज हो जाती हैं, जैसे एग है। इवन कुछ बच्चों को व्हीट से एलर्जीज होती है, तो वो इसी वजह से होती है कि वो 1 ईयर से मतलब पहले उनको चीजें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो 6 मंथ्स तक तो बच्चे को किसी भी और चीज को ऐड करने की जरूरत नहीं होता। बिल्कुल पानी की भी जरूरत नहीं होती अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, उसमें हर चीज है। सो ये सब मिथ्स हैं कि पानी कमी हो जाएगी, बेबी को और कमी हो जाएगी। नेचर से बेहतर निजाम इंसान नहीं बना सकता। वो कंप्लीट है कि फर्स्ट 6 मंथ्स इट्स ओनली ब्रेस्ट मिल्क दैट दे नीड, नथिंग एल्स दे नीड टू ऐड। उसके बाद आप सॉलिड्स ऐड करें ताकि बेबी का जो स्टमक है वो डाइजेस्ट भी कर पाए और जो मेजर एलर्जीज हैं उनको मैनेज किया जा सके। बहुत छोटे बच्चों में ये बहुत खतरनाक भी हो सकती है, तो बिल्कुल भी उन्हें कुछ और देने की जरूरत नहीं होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मरियम इकबाल साहिबा, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो सारी मिथ्स थी, जो मिसकंसेप्शंस थी, उनको दूर किया। और जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने बताया कि जनाब माँ के दूध का कोई नेमल नहीं है, कोई अभी तक ऐसा पाउडर मिल्क ईजाद नहीं हुआ है जो कि माँ के दूध का नेमल बदल हो। और जितनी मिथ्स हैं कि इस हालत में नहीं फीड करा सकते, इस हालत में नहीं करा सकते, वो सब गलत हैं। बच्चे को पहले 6 माह के लिए खास तौर पर मदर फीड की ज़रूरत होती है और वो उसका राइट है, वो आपने उसको देना ज़रूर है। इसके साथ ही हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। आपने देखा ही है, ब्रिटिश पाकिस्तानी गुलकार रुबाया पीरजादा मौजूद थी और हमारे साथ इस वक्त हैं। और इस वक्त आपने उनकी एक वीडियो को भी देखा है। उनको मुकम्मल तौर पर उर्दू तो नहीं आती पर शगफ बहुत रखती हैं। उर्दू म्यूज़िक, सूफ़ी कवाली सुनती हैं और उन्हें इस ज़बान और म्यूज़िक से इतना प्यार हुआ है कि वो भी इसी तरह से गाने लगी हैं। रुबाया स्पीकर्स ऑफ लुमनाए के नाम से म्यूज़िक बैंड भी चला रही हैं और कई ज़बानों में गाने का शौक़ रखती हैं, जबकि सूफ़ी म्यूज़िक और पाकिस्तानी कवाली से वो बहुत लगाव रखती हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात। रुबाया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको पाकिस्तानी गुलकारा कहें या बरतानवी गुलकारा कहें? देखिए, आर्टिस्ट का कोई घर नहीं होता, आर्टिस्ट की कोई नेशनैलिटी नहीं होती। आई थिंक आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट और द होल वर्ल्ड इज आवर्स। जबरदस्त, दैट्स ग्रेट एंड बड़ी ही प्यारी बात आपने की है रुबाया। सो टेल अस मोर अबाउट यू, कैसे स्टार्ट किया आपने, कब से आपका म्यूजिक जर्नी स्टार्ट हुआ, और स्पेशली ये जो दैट यू आर कोलैबोरेटिंग विद पाकिस्तानी सिंगर्स, तो ये कब से शुरू हुआ? मेरी म्यूजिक की जर्नी कोई इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। आई स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक तकरीबन अबाउट 5 or 6 years पहले। तो इससे पहले मेरा पैशन था फोटोग्राफी, तो मैं अपने इवेंट्स शोज को फोटोग्राफी के साथ कवर करती थी। तो उसमें बहुत सारा मेरा इंटरेक्शन होता था आर्टिस्ट के साथ। उसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी थे और मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स, मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के लोग थे। Then we can see a lot of nature in your videos. So do you have a special interest in nature? That's why you're putting them on in your videos?
Nature is one thing, but I work with elements. You see, because music, particularly जो सूफी music है, वो बहुत सारा elements के साथ भी होता है. ये उसका काम बहुत ज़्यादा elements के साथ है, उसका काम healing के साथ है, meditation के साथ है. तो इसलिए बहुत सारी music videos में आपको nature, fire, water, wind, ये सब earth, ये सब चीज़ें उसमें नज़र आएंगी. Because ये सब healing है human soul के लिए. Exactly, beautiful. अच्छा रुबाया, who is your favorite singer और which type of music is your choice? आपको कौन सा music पसंद है? I like Sufi music of course, और Sufi music में Indian classical music of course, जिसमें Qawwali is a genre. Then इसके अलावा जो समा है, समा में Persian music है, Middle Eastern music है, I really like that. English folk music में Gaelic, Celtic music जो बहुत ज़्यादा soulful genres हैं, so मुझे Gaelic और Celtic music बहुत पसंद है. जबरदस्त. So where were you born or where did you get your education from? Of course I'm British, you see, so लेकिन I have a lot of love for Pakistan, a lot of love for Pakistani people. Right. Zabardast. Subaya, can you please sing something for us? Sure. तो I have a band. आपने अभी उसके बारे में बताया भी. It's called it's the Seekers of Luminaire. Luminaire हाँ जी, ये French word है, the Seekers of Light. Seekers of Light. Okay. Right. So we do world music, जिसमें मुख्तलिफ nationalities के musicians जो हैं वो they come and they play, और I am the lead singer. तो हम उसमें मुख्तलिफ चीज़ें choose करते हैं. उसके अंदर हमने एक compose किया है, रंग जो है, जो जब आपकी सूफी कवाली in particular जब वो ख़त्म होती है वो रंग के साथ होती है. So we've composed a new composition. Because I do compose my own stuff as well. तो आपके लिए वो थोड़ा सा मैं गा देती हूँ. जी, please. I don't have my guitar, तो उसके बगैर ही I'll try. निज़ामुद्दीन औलिया जग उजियारो, निज़ामुद्दीन औलिया जग उजियारो, जग उजियारो, जग उजियारो, जगत उजियारो, निज़ामुद्दीन औलिया जग उजियारो. मैं तो ऐसो रंग और ना ही देखूं, मैं तो ऐसो रंग और ना ये देखूं, निज़ामुद्दीन निज़ामुद्दीन औलिया जग उजियारो. Thank you. Zabardast. Rubaya, you can sing in multiple languages. So, आप किसी और ज़बान में भी हमें सुनाएंगे? 7 languages, जी. Yeah, 7 languages. Great. Sure. I love, of course, Farsi. I really love the work in Farsi. तो उसमें एक song था जो मौलाना जामी का है, उनका कलाम है, and जी, please. दरे ना या अल्लाह या मोहम्मद या अली या फातिमा या हसन या हुसैन محمد گل است و علی بوگل واد فاطمه یا تو را برگ گل واد قوس گل
دست های آله با در کارم کی انتها. Thank you. जबरदस्त, वाह वाह वाह। वैसे तो रुबाया आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उर्दू बोल नहीं पाती हैं, लेकिन जब आप गा रही थी तो अभी आपकी फ़ारसी भी और आपकी जो उर्दू थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। गाते हुए तो बिल्कुल नहीं जज किया जा सकता, बड़ा खूबसूरत, और आपकी आवाज़ ऐसे है जैसे दिल को छू रही हो। सो टेल अस अबाउट योर ओन ट्रैक्स। अभी तक कितने ट्रैक्स आपके अपने रिलीज़ हो चुके हैं और कौन सा इन प्रोसेस है? I have I think about YouTube के ऊपर तो बहुत से उसमें वीडियोस भी हैं, उसमें कवर्स भी हैं, लेकिन मेरे अपने जो ओरिजिनल हैं there are about 6 of them. उसमें पाकिस्तान के कुछ आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशंस भी हैं। इसके अलावा जो मेरा अपना बैंड है, अभी हमने एक EP रिकॉर्ड की है जिसका नाम है द रेड फैल्कन, जो लाल शाहबाज कलंदर के नाम पे भी उनके नाम पे है। जबरदस्त। तो रुबाया, when did you realize that you can become an artist? I didn't know. It was meant to be. It was meant to be. I was discovered accidentally, let's put it that way. Zabardast. So when are you planning to visit Pakistan, Rubaia? Inshallah soon, inshallah. पाकिस्तान मेरा चक्कर लगता रहता है, अब तो म्यूजिक के वजह से भी काफी I know quite a lot of very good artists, very talented artists there. अच्छा रुबाया, your genre is not very popular here in Pakistan. The way you sing it, इस तरह से बाहर के लोग ज़्यादा सुनते हैं इन चीज़ों को. They are more interested in these kind of music. This is the genre that you sing it. तो आप किस तरह से चाहती हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस जहद की तरफ किस तरह से आएँ? क्योंकि अमूमन हमारे पास कवाली मौजूद है, हम जो अब आप जिस तरह से बता रही हैं कि ये जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में एक ख़ास अंदाज से गाना है, तो इसको किस तरह से मकबूल किया जा सकता है? देखिए, कोई भी particularly जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, इंडिया की हो, पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, उसमें there is a lot of commercial work. So even with the creative work, abhi they have brought it to the commercial side of it. Aapka Nescafe Basement, Aapka Coke Studio was very very experimental. So they have brought it to commercial side of things as well now. So you're right. It's a very niche genre, और ये आप इसको कह सकते हैं कि it's a new genre of music because I am singing, जैसे आबिदा परवीन हैं, she's one of my favorite artists. तो उनको गाने का मेरा अपना तरीका है, और उसमें बहुत सारी notations जो होती हैं वो Celtic या Gaelic music से notations आती हैं. तो I think अगर ऐसे shows हों, ऐसी opportunities हों जहाँ पे आप लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करें, बिल्कुल और करना भी चाहिए. सूफी म्यूजिक है हमारे पास और कवाली है हमारे पास, तो व्हाई नॉट दिस. तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर्स. हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान में आपको देखें, आपके शोज हों, उनको सुनने आए, और हम ज़रूर सुनने आएंगे आपको, क्योंकि जितनी जहतें होंगी उतना मज़ा आएगा. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की. बात हाजिर प्रोग्राम के आखिर हिस्से में खुशामदीद जी. जैसा कि आपको पता है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां चल रही हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से स्टेडियम्स की तज़यीन और आइश का काम जो है वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है. हमने आपको उस दिन कदाफी स्टेडियम की क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, रेनोवेशन की, वो दिखाई थी. अब ज़रा कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं. एक नए ब्लॉक का उसमें भी इजाफा कर दिया गया है, जिसका ढांचा जो है वो मुकम्मल हो चुका है और फिनिशिंग का काम अब भी जारी है. नेशनल स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा, और खासतौर पर नेशनल स्टेडियम में जो जंगलों का मसला था, जिससे जो व्यू था वो ब्लॉक होता था, उसका क्या सोल्यूशन जो है वो निकाला गया, ये हमने जाना. बिल्कुल, और इस पर मजीद जानते हैं. स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं हमारे कराची में ज़ुबैर नज़ीर खान. ज़ुबैर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से?
पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद खुश आइंद है। शायकीन क्रिकेट इस बात के मुंतज़िर हैं कि 8 टीमों के इवेंट में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चैंपियंस ट्रॉफी को शायान शान अंदाज में मुनक़िद कराने के लिए कोशिश नज़र आता है। मुल्क के 3 मराकज़ के ऊपर जो है स्टेडियम की तज़य्युन और आराइश का सिलसिला जारी है। कराची के नेशनल स्टेडियम पर भी तज़य्युन और आराइश का सिलसिला जारी है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये काम सुस्त रवि का शिकार है और बर वक्त मुकम्मल नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इब्तिदा में 15 दिसंबर तक इस काम को मुकम्मल करने का अंदिया दिया था। बाद अज़ां इसमें तोसी करके 31 दिसंबर तक काम को मुकम्मल करने की नवीज़ सुनाई गई। ताहम अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं कि जनवरी के इख्तिताम तक ये काम पाए तकमील तक पहुँच जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि 3 फेसेस के ऊपर मुश्तमिल पहला मरहला भी जो है बर वक्त मुकम्मल नहीं हो पाएगा। 5 मंजिला इमारत में जो है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है, ताहम दीगर फ्लोर्स के ऊपर काम का सिलसिला अभी भी जारी है। ताहम इसके साथ साथ जो है स्क्रीन्स लगाने का अमल शुरू हो चुका है। डिजिटल स्क्रीन लगाई जाएंगी, पुरानी स्क्रीन्स को हटा दिया गया है। इसके साथ साथ फ्लड लाइट्स को भी लगाने का अमल जारी है। तमाशाइयों को अच्छा व्यू देने के लिए जंगले को भी लगाने का अमल जारी है। ICC के वफ्द का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम इस बात की कोशिश करेंगे कि वो ICC वफ्द को कायल करें कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नेशनल स्टेडियम बर वक्त मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर हमें तफसीलात फराम करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द ये काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे और जनवरी के आखिर तक बताया जा रहा है कि इसको भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची स्टेडियम और इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम तज़य्युन आराइश का काम इस वक्त जारी है। तो उम्मीद करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो शायकीन है वो भी भरपूर तादाद में आएंगे और मैचेस से खासतौर पर कराची स्टेडियम में स्पेशली जो है ना, वहाँ पर क्राउड जो है वो नहीं आता। अब इतनी रेनोवेशन हुई है, उसके बाद तो हम उम्मीद करेंगे कि अब तो वही मैच देखने के लिए आपको आना पड़ेगा। जी, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।